हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा जो क्लास 10th का है। और इस चैप्टर के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नोट्स, और पूरा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे पढ़ने वाले हैं और स्टेप वाइज पूरे चैप्टर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस वो है ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन अवर बॉडी। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, दैट आर इसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, जो जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवन रहने के लिए, उन सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को मिलाकर क्या बनता है कि लाइफ प्रोसेस बनता है। जैसे कि उन बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन हो गया हमारे पास, रेस्पिरेशन हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारे पास, एक्सीरेशन हो गया हमारे पास, और सर्कुलेशन हो गया। तो इन सारे प्रोसेस को मिलाकर क्या बनता है, एक लाइफ प्रोसेस बनता है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में और प्लांट में भी होते हैं ये सारी चीजें। ठीक। तो अब हम इसके स्टेप वाइज जितने भी ये लाइफ प्रोसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं हमारे पास, इन सबको स्टेप वाइज एक एक करके समझेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, न्यूट्रिशन क्या है? इन होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। इस पूरे प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। और द मोड ऑफ फूड इनटेक। अब न्यूट्रिशन होता क्या है? जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। या फिर और मोड ऑफ इनटेक, कि किस तरीके से वो इनटेक कर रहे हैं फूड को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पास, जिसमें पहला आता है हमारे पास ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो पहले पढ़ेंगे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन सा होता है, कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन है? सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, जिसमें क्या हो, सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग, जैसे कि जो कि प्लांट करते हैं। किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। देखो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट में होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट के फूड बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखो, इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होते हैं, स्टेप्स होते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअल में? तो ये देखो, छोटी क्लास में जो पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी, पर इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दी होती है। तो 10th क्लास के लेवल की जो होती है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल। ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल को, लाइक इनऑर्गेनिक केमिकल कौन कौन से हैं? H2O, CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में। किसमें चेंज करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल को, जैसे कि वाटर और CO2, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? C6H12O6। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है, वहां पे थोड़ा वैसे लिखा है ना। इन प्रेजेंस ऑफ, अब ये प्रोसेस होता है किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग में ये आता है हमारे पास। ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल को, जैसे कि वाटर, CO2, उनको चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड में, जो कि होता है हमारा C6H12O6। ये फॉर्मूला याद रखना है। और करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं। ये इक्वेशन कौन सी होती है? इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? केमिकल इक्वेशन भी याद रखनी है। देखो, हमारे पास CO2 है प्लस वाटर है, तो वो फिर हमारी जो चेंज होता है किसमें होता है? C6H12O6 में। और प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन भी होते हैं और H2O भी होते हैं। ऑक्सीजन और वाटर होता है। ऑक्सीजन तो क्या करता है, प्लांट बाहर रिलीज कर देता है एनवायरमेंट में, जिससे प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और H2O क्या करता है, वो एवोपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था जिसमें प्लांट अपने जिसके थ्रू अपना खाना बना रहे थे। अब इसमें ना 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस में या फिर प्लांट के न्यूट्रिशन में जो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा है हमारे पास? पहला स्टेप है इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू? क्लोरोफिल। तो प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। किसके किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट। फिर जो लाइट एनर्जी, देखो सनलाइट को एब्जॉर्ब करा इन्होंने, फिर उस लाइट एनर्जी को किसमें करेंगे? वो केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। एंड स्प्लिटिंग, फिर उस एनर्जी से क्या करते हैं? वो स्प्लिट कर देते हैं H2O इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको ब्रेक कर देते हैं उसमें हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ऐसे ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं अपने फूड को बनाने में और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर रिलीज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सेकंड स्टेप में? ये H2O को भी ब्रेक भी करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज भी करते हैं। तो इसमें फिर थर्ड स्टेप जो आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है इसमें? रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि, देखो रिडक्शन का मतलब ये होता है किसी भी केमिकल में से या किसी भी रिएक्शन में से अगर ऑक्सीजन को हम हटा रहे हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन होता है। तो CO2 में से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हटा देते हैं और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन को क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करा
करा हमने, सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करा, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करा और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करा उसके उसमें एलिमेंट्स में, जो कि हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ऐसे ही रिडक्शन करा CO2 का, जिसमें से ऑक्सीजन अलग हुई, फिर उन्होंने एंड में आकर क्या बना, हमारे पास फूड मिला, जो कि ऑर्गेनिक फूड मिला, जो कि C6H12O6 है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के पार्ट थे। तो इसमें याद रखना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके उसके अंदर जो होते हैं 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तीनों स्टेप को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर हमारे पास एक नोट करके चीजें हैं, ये याद रखनी है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ में। जो लीफ होती है ना, पत्तियां जो होती है, वहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इन द क्लोरोफिल, लीफ इन विच क्लोरोफिल। देखो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जहां पे क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोमेटा। अब ये देखो नोट करने वाली चीजें इसलिए क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ लिया, पर उसमें स्टोमेटा का भी थोड़ा सा रोल होता है। वो कैसे होता है, देखो स्टोमेटा होता क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस लीव। स्टोमेटा होता क्या है, जो लीव्स होती है ना, जो पत्तियां होती है, उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। अगर हम उसे जूम करके देखें तो वो ऐसा दिखता है, ये वाला इसका डायग्राम है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन याद रखना है इसका। फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में CO2 को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है और वहां से CO2 ले लेता है। और क्या करता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास ये प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है ये, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से रूट से तो पानी लेगा, H2O से जाएंगे। जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हो जाता है तो वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। तो वो वाला प्रोसेस भी इसमें होता है स्टोमेटा के थ्रू ही। और इसमें याद रखना है, जो ये गार्ड सेल होती है ना, ये ओपनिंग जो स्टोमेटा का जो पोर्स है, ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, ये इसको हेल्प कर कौन करता है, इसमें गार्ड सेल करते हैं। तो गार्ड सेल का डायग्राम याद रखना, ये वाली जो सेल है ना, ये वाली, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करती है गार्ड सेल। ये होता है हमारे पास स्टोमेटा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अभी हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है हमारे पास होलोजोइक प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, एक सैप्रोफाइटिक तरीके से हो सकता है, और थर्ड है हमारे पास पैरासाइटिक मोड में भी हो सकता है। तो हेटरोट्रोफिक जो प्रोसेस है वो हमारे पास 3 तरीके से हो सकता है। पहला कौन सा है हमारा, होलोजोइक। होलोजोइक कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का, ये एनिमल टेक इन सॉलिड फूड। जिस जिस न्यूट्रिशन में, जिस हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एनिमल क्या करेंगे, सॉलिड फूड को इनटेक करेंगे इनसाइड द बॉडी के इनसाइड डायरेक्टली जब करते हैं, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम होलोजोइक प्रोसेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, जो कि क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड होता है। इसमें क्या करते हैं, एनिमल क्या करेंगे, जो सॉलिड फूड होगा ना उसी को डायरेक्टली इनटेक करेंगे और उसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। तो जब भी एनिमल क्या करते हैं, जो फूड को सॉलिड फॉर्म में इनटेक करेंगे और उसका सिंथेसाइज करेंगे बॉडी के अंदर, तो उस वाले मोड को क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। अब देखो हेटरोट्रोफिक तुम्हें पता होना चाहिए, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है या उनमें होता है जो दूसरों पे डिपेंड रहे। ठीक है, ऑटोट्रोफिक तो वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, पर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन किन में आता है, जो जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे, एनिमल पे, ऐसा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो अब उनमें से देखो मैंने हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट बताए कि ये 3 तरीके से हो सकता है। ये पहला तरीका कौन सा, होलोजोइक वाला तरीका है। ठीक है, वो होलोजोइक वाले तरीके में क्या होता है, एनिमल जो होता है ना वो सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा करता है और एनिमल्स करते हैं, और ह्यूमन भी एनिमल में आता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर सेकंड जो होता है हमारे पास, सेकंड होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन टाइप है वो हमारे पास, वो उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो डेड मतलब मरा हुआ चीजें खाएंगे, लेकिन सड़ी हुई चीजें खाएंगे, जैसे कि फंगी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एनिमल, जो बड़े मरे सड़े गले चीजों को खाते हैं, उन वो कौन से मोड में आते हैं, वो सेप्रोफाइटिक वाले मोड में आते हैं, हेटरोट्रोफिक के। ठीक है, जैसे कि फंगी, फंगी क्या करते हैं, डेड सड़े गले वाली चीजें खाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो मोड है हमारे पास, उसमें क्या होता है, पैरासाइट्स लिव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई भी पैरासाइट जो होते हैं, मतलब छोटे मोटे कीड़े वगैरह जो होते हैं, या तो किसी अदर बॉडी के सरफेस पे रहें या उसके अंदर रहें और वहां से अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करें। ठीक है, तो जब भी कोई भी पैरासाइट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे रहे, बॉडी सरफेस पे या उसके अंदर रहे, और वहां से अपने न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करे या फिर न्यूट्रिशन को इनटेक करे, तो ऐसे वाले टाइप को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि आता है किसके अंदर है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, कसकट, जैसे प्लांट पैरासाइट हो गया हमारे पास, टिक्स हो गए। ठीक है, टिक्स मतलब जो जैसे मान लो डोगी होते हैं, डोगी के ऊपर एक छोटे छोटे वो जो जुए टाइप के होते हैं, वो वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, प्लांट के ऊपर भी ऐसे ही रहता है। तो ये वाले इसके पैरासाइटिक वाले मोड में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने अमीबा देखा। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, हम अब इसमें देखेंगे हम अमीबा।
कि अमीबा अपने फूड को इंटेक कैसे करता है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बने हो, ठीक है, उसमें मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो मतलब कि डिफरेंट सेल नहीं होते उसमें, जो सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अमीबा आता है। तो इसमें हमें सिर्फ अमीबा का और पैरामीशियम का समझना है कि ये कैसे अपने फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, ये अमीबा का दिखा रखा है डायग्राम कि अमीबा अपना फूड को कैसे इंटेक करता है। तो सबसे पहले इसमें अमीबा क्या करता है, देखो अमीबा है हमारे पास, इसने क्या करेगा, ये अपने जो फूड है उसको कैप्चर करेगा, उसे देखेगा कि कहाँ पे है, फिर उसका एक ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पे देखो जो ये वाला स्टेप है, यहाँ से ये जो गैप बन रहा है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये नाम याद रखना है। सूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, अपने वो अमीबा क्या करता है, अपने फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है। कैप्चर वहां से करके क्या करता है, फिर उसको वो क्लोज कर लेता है। जब वो क्लोज कर लेता है तो ये बन जाता है वोक्यूल। क्या बन जाता है, वोक्यूल बन जाता है। अब वोक्यूल में क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा, अपने फूड का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करके उसमें से एब्जॉर्प्शन करेगा, जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन मतलब उस फूड से जो न्यूट्रिशन लिया है उसका उपयोग करेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कहने का मतलब, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करके जो वेस्ट बचा उसको क्या कर देगा, इजेशन कर देगा थ्रू सूडोपोडिया। तो ये हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन था। तो अमीबा का याद रखना है, सबसे पहले क्या करेगा वो, कि फूड को कैप्चर करेगा, वहां से कैप्चर करने के बाद क्या करेगा, सूडोपोडिया में वो उसके क्या कर लेगा, घेर लेगा उसे एक तरीके से, सूडोपोडिया के अंदर ले आएगा। फिर उसको यहाँ से वो क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। जब वो क्लोज कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, वोक्यूल बन जाएगा। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वोक्यूल बोलते हैं। वोक्यूल बन जाएगा। फिर वहां पे क्या करेगा, उसका जो वोक्यूल बना, ये वाला गैप बना, इसमें क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा। उसका डाइजेशन करने के बाद फिर उसमें से जो काम की चीजें उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन कहने का मतलब न्यूट्रिशन जितना भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करा है उसका एसिमिलेशन करेगा, मतलब जो न्यूट्रिशन है उसका उपयोग करेगा अपनी बॉडी में। उसका उपयोग करने का जो वेस्ट बचेगा उसको क्या कर देगा, इजेशन कर देगा, मतलब वेस्ट को बाहर निकाल देगा। तो ये था हमारे पास अमीबा का न्यूट्रिशन, कि अमीबा कैसे अपने फूड को कैप्चर करता है और कैसे उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का भी सेम प्रोसेस है। देखो इसमें क्या है, बस सेम ही है, बस इसमें एक चीज का फर्क है। एक चीज का फर्क क्या है, जैसे मान लो जो अमीबा में ये वाला गैप था ना जिससे वो फूड को कैप्चर कर रहा है, इसमें उस वाले गैप को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। सीलिया होता है जहां से वो फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है। ठीक है, फूड को अपना इंटेक करता है ना, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। इसमें ये नहीं तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस होता है। क्या करेगा, ये सबसे पहले कैप्चर करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसका एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन करने के बाद उसका क्या बोलते हैं, यूज करने का, फिर उसको क्या कर देगा, वेस्ट को निकाल देगा बाहर। तो देखो यहाँ से इसने क्या करा, इंटेक करा फूड को इंटेक करने के बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हुई। यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फूड को यहाँ से कहाँ ले आया, वो साइटोप्लाज्म में ले आया। वहां से लाने के बाद फिर उसने क्या करा, फूड का डाइजेशन करा। फूड को डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करा उसमें से। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट को क्या करा उसने, बाहर रिलीज कर दिया। तो ये पैरामीशियम का डायग्राम याद रखना, उसके स्टेप्स याद रखने कि वो कैसे अपने फूड को इंटेक करता है। तो बस ये याद, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे इसमें सूडोपोडिया है ना, फूड कहाँ से, अमीबा फूड कहाँ से इंटेक करता है, सूडोपोडिया के थ्रू। ऐसे ये सीलिया के थ्रू करता है। इस वाले गैप को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये वाली चीजें याद रखनी है। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता कैसे है, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, बकल कैविटी आती है। बकल कैविटी में क्या होता है, सबसे पहले जब हम फूड इंटेक करते हैं तो वो बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी में क्या होता है, हमारे टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं उस फूड का क्या करेंगे, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करेंगे। और मैकेनिकल ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हमारे पास बकल कैविटी में सल्वरी ग्लैंड होती है, ये होती है सल्वरी ग्लैंड। ये क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है। क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है। जो कि जो हमारा फूड है, फूड के अंदर जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज कर देता है, वो चेंज कर देता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जब हम खाना इंटेक करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, तो देखो इस वाले माउथ वाले पार्ट को यहाँ पे बकल कैविटी बोला गया है। तो सबसे पहले हमारे टीथ जो होते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन से ग्राइंड करते हैं। फिर उसमें सल्वरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा रिलीज करती है, जो उसमें खाने में मिलने के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देती है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद फिर क्या होता है, खाना यहाँ से आगे की तरफ जाता है। देखो इसमें क्या होगा, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें पूरे में क्या होगा, फूड का सिंथेसाइज होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड होगा। तो अब फूड जब आगे की तरफ गया तो यहाँ पे आता है हमारा फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। ये क्या करता है, फूड को आगे की तरफ धकेलता है। फूड इज पास्ड बाय पेरिस्टाल्सिस। अब जो आगे की तरफ भेजता कैसे है, इसमें एक मूवमेंट होती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। वो क्या करता है, इस खाने को नीचे की तरफ, जो नीचे है ना यहाँ पे स्टोमक की तरफ, क्या करता है, ट्रांसफर करता है और नीचे की तरफ भेजता है। वो कैसे भेजता है, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिंग्स होते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा फूड पाइप है, गले में जो होता है, रिंग्स होते हैं ना, रिंग्स टाइप के जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक, अब जो गले में देखोगे तो वो रिंग टाइप के होते हैं। वो इसलिए होता है ताकि फूड पाइप जो है ना ये आपस में चिपक नहीं, जैसे पाइप पिचक जाता है ना वैसा ना हो जाए। ये रिंग्स को इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे। ठीक है, जो सॉफ्ट बोन के होते हैं बहुत। ठीक है, अब ये फूड पाइप से जब खाना नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, तो कहाँ पे आएगा, स्टोमक में आएगा। देखो माउथ से खाना नीचे की तरफ आया फूड पाइप के थ्रू, कहाँ पे, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक क्या करेगा, गैस्ट्रिक, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस निकालती है।
ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो निकालती है उसमें क्या क्या निकलता है, उसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस निकला है, अब उसमें क्या हुआ, जब हमारा फूड यहाँ पे आ गया स्टोमक में, यहाँ पे स्टोमक में आ गया है, तो गैस्ट्रिक जूस जब रिलीज हुआ वहां पे, जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, तो HCl ने क्या करा, उसको जो फूड है उसका नेचर कैसा चेंज कर दिया, वो कर दिया तुम्हारा एसिडिक नेचर का। ठीक है, उस फूड को उसने क्या कर दिया, एसिडिक नेचर का बदल दिया उसे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है, अब इसी के अंदर पेप्सिन भी है, ये भी एक जो वो है हमारे पास एंजाइम्स है। ये क्या करता है, जितना भी उस खाने में प्रोटीन है, जितना भी प्रोटीन है उसको क्या करता है, अमीनो एसिड में चेंज करता है। किसमें करता है, अमीनो एसिड में चेंज करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब खाना माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में आता है, तो वहां पे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस निकालती है, जिसमें HCl होता है। HCl क्या करता है, एसिडिक नेचर बनाता है जो फूड हमने खाया है उसका। और फिर पेप्सिन होता है, उसमें जितना ही प्रोटीन होता है उसको किस में चेंज करता है, अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ए लिखा है ना, इसका मतलब अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। फिर इसमें होता है म्यूकस, एक म्यूकस होती है यहाँ पे, एक लेयर बनी होती है यहाँ पे। ये क्या होती है, यहाँ पे एक लेयर बनी होती है। इस लेयर का काम क्या होता है, जो जहाँ पे ये HCl निकला है हमारे स्टोमक में, इस HCl से जो ये बाहर की इसकी लेयर है वो बर्न ना हो जाए, जल ना जाए, क्योंकि बहुत हार्ड एसिड होता है जो HCl होता है, वो बर्न ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर बोलते हैं, जो कि एसिड से बचाती है हमारे स्टोमक को। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो, स्टोमक का फंक्शन देख लिया, स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक जूस, फिर उसके फंक्शन क्या होते हैं वो देख लिए। तो ध्यान रखना, पहले स्टेप पे हमारा क्या था, बकल कैविटी। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हमारे पास आई ओसोफोगस, फूड को नीचे की तरफ ट्रांसफर करेगा, कि कौन सी मूवमेंट के थ्रू, पेरासिलाइसिस मूवमेंट के थ्रू, जो होती किसकी वजह से, यहाँ पे एक सी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो सॉफ्ट बोन का होता है। फिर वहां से थर्ड पार्ट आया हमारे पास, थर्ड आया हमारा स्टोमक, स्टोमक में गया हमारा खाना। फिर यहाँ से आता है रोल, किसका आता है खाना पचाने में, फिर रोल आता है पेनक्रियाज का। ठीक है, या पेनक्रियाज का, चलो पहले लीवर का देखते हैं। फिर आता है रोल हमारा लीवर का। लीवर क्या करता है, जितना भी हमने खाना खाया है उसमें क्या करता है, लीवर का काम है बाइल सोल्ट को रिलीज करना। एक बाइल सोल्ट होता है जो लीवर रिलीज करता है, और या फिर उसे हम बाइल जूस भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, इसमें उसका क्या काम होता है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो जो खाना आया है ना, उसको कैसा बनाएगा, एल्कलाइन नेचर का बनाएगा। जो फूड को किस में चेंज करेगा, जो फूड है हमने जो फूड इनटेक किया है उसका नेचर कैसे करेगा, वो मेक कर देगा उसको कैसा नेचर, एल्कलाइन नेचर। एल्केलाइन, एल्केलाइन नेचर में चेंज कर देता है, मतलब कि एसिडिक और बेसिक नेचर जो होता है मिक्स कर देता है। ठीक है, तो लीवर का काम यही होता है कि वो यहाँ पे हमारे पास कि जो फूड आया उसमें से बाइल सोल्ट उसके अंदर मिलता है, और क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को और ग्राइंड भी होने में हेल्प करता है, और उस फूड का नेचर कैसा करता है, एल्केलाइन नेचर का कर देता है। ठीक है, फूड को एल्कलाइन नेचर में चेंज करता है। फिर रोल आता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये हमारे पास थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ रोल आता है हमारे पास किसका, पेनक्रियाज का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पेनक्रियाज का रोल क्या होता है, पेनक्रियाज क्या करता है, हमारे पास दो एंजाइम रिलीज करता है, एक लाइपस और एक ट्रिप्सिन। दो एंजाइम रिलीज करेगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो ट्रिप्सिन रिलीज करता है वो क्या करता है, वो उसका भी काम क्या है, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। किसको, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, इसका ये काम होता है। फिर लाइपस होता है, लाइपस का काम क्या होता है, वो फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। जितना भी हमारे फूड में फैट होता है ना, उसको फैट को किस में करता है, फैटी एसिड में चेंज करता है। तो पेनक्रियाज में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनका ये काम होता है। ठीक है, अगर हम हार्मोन की बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में है। अभी फिलहाल हमें डाइजेस्टिव वाली बात कर रहे हैं, तो पेनक्रियाज का सिर्फ इतना ही रोल हम पढ़ेंगे, क्योंकि पेनक्रियाज के फंक्शन और भी होते हैं, पर डाइजेशन में क्या हेल्प करता है वो हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं अभी इसमें। ठीक है, फिर सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास रोल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट लोकेशन है जहां पे फूड सिंथेसाइज्ड होता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो सबसे ये सबसे ज्यादा जगह यही वाली घेर रही है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वो कहने के लिए है, पर ये होती बड़ी है लार्ज वाली इंटेस्टाइन से। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइनी साइट है जहां पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। पूरी तरीके से डाइजेशन कहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये याद रखना है, तो पूछा जाएगा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जितने भी क्या बोलते हैं, और ये भी ध्यान रखना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें ही क्या होता है, जितने भी काम की चीजें होती हैं, न्यूट्रिशन जितना भी होता है, सबको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब करा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। ठीक है, तो हमें इसमें ये भी याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये जितना भी हमारे काम की चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। और वो होता किसके थ्रू है, इसके अंदर विलीज होती हैं। ठीक है, अब देखो जो ये है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, विलीज। ये क्या करते हैं, यहाँ से एब्जॉर्प्शन करती हैं, जो हमारा फूड है ना इसमें से जितना भी न्यूट्रिशन है ना उसको क्या करेगी, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी, काम काम की चीजों को, और किस में मिला देगी, ब्लड में भेज देगी हमारे पास। तो इसका काम ये होता है यहाँ पे, देखो कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये याद रखना है।
ठीक है। फिर इसके बाद रोल आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि 7th रोल हो गया हमारे पास इस वाले डायग्राम का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो बचा हुआ खाना है, बचा हुआ वेस्ट जो बचा है हमारे पास, उसमें पानी होता है, वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो वाटर होता है उस फूड के अंदर जो सिंथेसाइज्ड हुआ है उसमें से जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और वेस्ट को आगे की तरफ धकेल देता है। ठीक है। वो आगे की तरफ जाएगा, फिर वो हमारे स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। स्टोर होने के बाद फिर क्या होता है, इजेशन हो जाता है, जो करते हैं ना सुबह सुबह कार्रवाई कर देते हैं, वही वाली कार्रवाई है ये। ठीक है। तो अब एक यहाँ पे हमारे पास ना देखो, ये अपेंडिक्स है, ये पढ़ने हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी आंत होती है, एक छोटी सी एक आंत होती है। ठीक है। अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं, वो वेस्ट है, वेस्ट ऑर्गन है इस टाइम हमारी बॉडी का, क्योंकि ये पहले काम आती है, ये या फिर एनिमल्स में काम आती है, जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें काम आती है। जो कच्चा खाना खाते हैं ना, उसको पचाने में हेल्प करता है ये। ठीक है। कच्चा खाना जो खाते हैं, अब ह्यूमंस जो होते हैं वो उबला हुआ खाना खाते हैं, मतलब कि पका हुआ खाना खाते हैं, तो उसमें इसका काम रोल नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो हम खाना खाते समय ना इसमें उबला हुआ खाना यहाँ पे अटक जाता है, इस वाली आंत में अटक जाता है। तो अटकने के बाद क्या होता है, यहाँ से क्या बोलते हैं, इसमें वो फंस जाता है और वो सड़ जाता है इसके अंदर। फिर कहते हैं ना अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, तो फिर इसको डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में, इसलिए इसे निकाल दिया जाता है। ठीक। अभी फिलहाल नहीं है रोल, पहले रोल होता था, क्योंकि जब कच्चा खाना खाते थे, अब उबला हुआ खाना खाते हैं सब, तो इसलिए अब इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था पूरा, कि हमारा जो न्यूट्रिशन है ह्यूमंस में वो कैसे होता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप पे हमने बकल कैविटी पढ़ी है, बकल कैविटी में क्या क्या होता है वो इसका फंक्शन पढ़ा है। फिर ओसोफोगस का फंक्शन पढ़ा है हमने। फिर हमने पढ़ा है क्या बोलते हैं, स्टोमक का फंक्शन पढ़ा है, स्टोमक में क्या होता है, कौन से जूस निकलता है, कौन सी ग्लैंड होती है, और उसमें से जो एचसीएल पेप्सिन निकलते हैं, म्यूकस निकलते हैं, उनका रोल क्या होता है। फिर हमने लीवर पढ़ा, लीवर का क्या काम होता है, फिर डाइजेशन में, और पेनक्रियाज का काम क्या होता है डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है डाइजेशन में, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, क्या बोलते हैं, डाइजेशन में। और फिर एंड में क्या आती है, एनएस, जो फिर वहां से क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है बाहर। ठीक है। अब इसमें नोट जो याद रखने वाली चीजें हैं, याद क्या रखना है, इसमें जो विलीज होती हैं, विलीज क्यों होती हैं, क्योंकि मेक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। अब देखो, जैसे मान लो कि प्लेन सरफेस है, और इसी को अगर मैं ऐसा करके बनाऊं, ऐसा करके बनाऊं, ऐसा, तो देखो ज्यादा लेंथ आ जाएगी और जगह कम गिरेगी। तो ज्यादा लेंथ और जगह कम गिरने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए ही इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है। ठीक है। और एक चीज और, इसकी लेंथ ध्यान रखनी है हमें, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अप्रोक्स 6 मीटर की होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है अप्रोक्स 1.5 मीटर की होती है। देखो कहने के लिए तो लार्ज ये है, पर बड़ी कौन सी है, ये स्मॉल वाली। ये लार्ज डायमीटर में बड़ी है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, थिकनेस कम है। ठीक है। ये वाली थिकनेस या फिर डायमीटर उसका कम है, ये समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, और हेटरोटोपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी बोलते हैं, तो इसको हमें याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमारा जो हमारे पास लाइफ प्रोसेस है उसका सेकंड है हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है। अब जो रेस्पिरेशन है ना, वो रेस्पिरेशन हमारे पास दो तरीके से होता है, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल वाला, और एक होता है हमारे पास इंटरनल वाला। अब जो सबसे पहले हम इसमें एक्सटर्नली पढ़ेंगे, जो एक्सटर्नल वाला होता है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग होती है। कौन सी होती है, ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में क्या करते हैं हम, जो सांस लेने वाली प्रक्रिया है उसमें करते हैं, हम इनहेलेशन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, जब इनहेलेशन होता है तो मतलब कि हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इनटेक ऑफ O2, ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं। और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं CO2 को, CO2 छोड़ते हैं ना। ठीक है। तो एक्सटर्नल जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारी ब्रीथिंग आती है, सांस लेने वाली प्रक्रिया। पर सांस लेने प्रक्रिया में दो स्टेप होता है हमारे पास, एक इनहेलेशन जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन जिसमें हम CO2 को छोड़ते हैं। ये तो सबको पता होता है, नॉर्मल सा है। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रेस्पिरेशन का, जो कि है हमारे पास इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, सबसे पहले ध्यान रखें, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है सेल में। ठीक है। अब वो होता कैसे है, उसमें स्टेप कैसे होते हैं, और वो होता कैसे है वो पढ़ेंगे अब इसमें हम। अब देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। इसमें सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और किस लिए करते हैं, एनर्जी रिलीज करने के लिए, इनसाइड द सेल। कहाँ पे, सेल के अंदर। अब वो होता कैसे है, तो इसको हम जो इंटरनल वाला है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है इसमें, हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो सेल में क्या होता है, जो हमारा फूड है, जो सिंथेसाइज फूड हुआ है, जो हमने फूड पचाया है, डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेशन वाला फूड है, वो सेल के पास आता है। अब सेल के पास जब आता है तो फिर वहाँ पे हमारे लंग्स के थ्रू, लंग्स में से वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, उसमें ऑक्सीजन मिलने के बाद वहाँ पे एक होती है रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे क्या बनती है, हमारे पास कौन कौन चीज बनती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, CO2 अलग हो जाता है, और H2O अलग होता है, और फिर प्लस में एनर्जी बन के आती है हमारे पास। तो ये सेल के अंदर होता है प्रोसेस, ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। वो होती कैसे, आप देखो,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाली एयर को हम इनहेल करेंगे। इनहेल करेंगे तो वहां से हमारी नोज क्या करेगी, उसमें से 10 पार्टिकल को, नोज को जो हेयर होते हैं ना, वो वहां पे 10 पार्टिकल को रोक लेंगे। सबसे पहले 10 पार्टिकल को रोक के फिर बाकी बची जो हमारे पास गैस होगी, वो एयर होगी, उसको आगे की तरफ भेज देगा। आगे भेजने के बाद वो किसके थ्रू जाएगी, यहाँ पे ट्रैक क्या होता है, ट्रैक ये सी शेप जो विंग्स है ना, कार्टिलेज ये हुआ है, जो भी हमने पीछे भी देखे थे, जिसमें मैं बता रहा था आपको कि एक फूड पाइप होता है, फूड पाइप में ये क्या होता है, विंग्स होते हैं। तो ये सी शेप कार्टिलेज के विंग्स होते हैं, जिससे ये जो पाइप है ना, ये पिचके ना। ठीक है, तो ये ट्रैकिया होता है। इसमें ट्रैकिया में क्या होता है, जो ये वाली एयर है ना, ये आगे आएगी, और आगे आने के बाद क्या होगा, जो ब्रोंकी है, ये दो जो ये वाली बनी हुई है ब्रोंकी, इनमें क्या होगा, दोनों लंग्स के पास वो चली जाएगी। ठीक है, अब लंग्स के आने के बाद फिर वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ से आने के बाद ब्रोंकोइल्स के पास जाएगी, इसकी जो छोटी छोटी नसें है ना, ऐसे छोटे छोटे जो इसके पार्ट हैं, उसमें जाएगी। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होती है लंग्स के अंदर एल्वोलाई। ठीक है, वहाँ पे होती है एल्वोलाई। एल्वोलाई का काम क्या होता है, उस वाली एयर में से ऑक्सीजन को फिल्टर करके, ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके एल्वोलाई क्या करती है, उस ऑक्सीजन को किसमें मिला देती है, ब्लड में। ठीक है, किसमें मिलाती है, ब्लड में मिलाती है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे ना, जो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, जो इन लंग्स को क्या करता है, सपोर्ट देता है, ताकि वो नीचे की तरफ ना गिरे। ठीक है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, वो भी ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये लंग्स, ये फेफड़ों का जो काम है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप इसमें कैसे हुआ है। तो अब हमारे पास जब एल्वोलाई ने उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा, तो उसने क्या करा, उस ऑक्सीजन को किसमें रिलीज कर दिया, ब्लड में। अब वो ब्लड के थ्रू, ब्लड का क्या काम होगा, ब्लड का यही काम होता है कि ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग्स के पास से, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ पे लेके आया वो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास आया वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, किसके साथ हुई, ये सिंथेसाइज फूड के साथ हुई। जब सिंथेसाइज फूड के साथ हुई, तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हुई, फिर CO2 रिलीज हुई हमारे पास उसमें बनी, और H2 पानी भी बना हमारे पास, और प्लस एनर्जी बनी। और एनर्जी को हमने क्या करा, अपने काम करने में यूज करा। जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ना, वो यहीं से होती है, सेल में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर। तो ये एनर्जी बनाने का प्रोसेस था पूरा का पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होगी, हमारी नोज होगी, नोज से हम इनहेल करेंगे जो एयर होगी, वहां से डस्ट, एयर के 10 पार्टिकल नोज में जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, वहां पे रुक जाएंगे। फिर एयर आगे जाएगी, वहां से इसमें ब्रोंकी में जाएगी, ट्रैकिया के थ्रू जाएगी। ठीक है, वहां से जाने के बाद अलग दो अलग अलग लंग्स में डिवाइड हो जाएगी। वहां पे उसके अंदर ब्रोंकोइल्स होते हैं ये वाले, वहां पे उसके अंदर फिर क्या होती है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई क्या करते हैं, फिल्टर करके, जो लंग्स होते हैं फिल्टर करते हैं, और एल्वोलाई में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एल्वोलाई क्या करता है, उस ऑक्सीजन को किसमें मिला देती है, ब्लड में मिला देती है। और ब्लड कहाँ लेके जाता है उस ऑक्सीजन को, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। वो फूड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एनर्जी बनाता है, जिसमें फूड के साथ साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन भी बनती है, और क्या बोलते हैं, CO2 भी बनती है, और वाटर भी बनता है, और प्लस एनर्जी। अब एनर्जी जो बनी है, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनी है, एनर्जी बनी एटीपी की फॉर्म में। तो ध्यान रखना है, हमारी बॉडी की या ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है, वो क्या होती है, एटीपी होती है। क्या होती है, एटीपी। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपए है, तो ऐसे ही बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है, उसे क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, बॉडी की एनर्जी करेंसी को। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी याद रखनी है, पेपर में कई बार MCQ में पूछी जाती है। और बनती कैसे है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो जब हम, जैसे मान लो हम थक गए, तो उस टाइम पे हमारे पास जो एनर्जी है वो किस टाइप में है, किस फॉर्म में है, एडीपी की फॉर्म में। इसे बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे ट्राई है ना, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, डाई, बस डाइफॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डाइफॉस्फेट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करा, ऑक्सीजन जब उसके पास आया ब्लड वाला, और खाना जब हमने खाया, तो वहाँ पे क्या करा, एक रिएक्शन करी, रिएक्शन करके क्या करा, वहाँ पे एनर्जी रिलीज करी। एनर्जी किस फॉर्म में करी, फास्फेट की फॉर्म में, फास्फोरस की फॉर्म में। और ये फास्फोरस किस में मिल गया, ऐड हो गया हमारे पास एडीपी में। और एडीपी में जब फास्फेट मिल गया है, तो क्या बन जाता है, वो एटीपी बन जाता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही हमारी बॉडी की क्या होती है, एनर्जी करेंसी। और ये जब डाउन हो जाती है, तो फिर दोबारा से रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब बहुत तेजी से चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है, स्टॉप नहीं होता ये वाला प्रोसेस। खाना खाने के बाद देखते हैं ना एकदम से एनर्जी आती है, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि जब खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है। ठीक है, हमारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक लगती है। जब खाना नहीं खाते तो बहुत वीक सा फील होता है, तो वो वाला प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है। और जो ये वाला प्रोसेस है, अब ये ध्यान रखना है एक चीज, इसमें रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, देखो इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी ना माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता इसमें इन्वॉल्व, तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो भी हम इन दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ठीक है, तो अब इसमें नोट वाली चीज क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय होमोग्लोबिन। अब जो हमारे पास जो लंग्स में ऑक्सीजन बनी है, फिल्टर हुई है, अब वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी थोड़ा ना यहीं पे हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना होता है, तो पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में कौन करता है, होमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है, लंग्स से, वो करता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। और हमारे पास ये भी ध्यान रखना है, जो CO2 है, ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन। और CO2 किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है डिफ्यूजन। जब माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 ज्यादा हो जाता है, तो वो बाहर किस में मिला देता है, बाहर वो ब्लड में छोड़ देता है। और ब्लड क्या करता है, वापस उसको लंग्स के पास लेके आता है। और ये देखो, ये एक साथ होता है प्रोसेस, ये ध्यान रखना है कि एक साथ प्रोसेस होगा। जैसे ही एयर यहाँ पे आई,
हमने इनहेल करा, एयर आई, वहाँ पे ऑक्सीजन फिल्टर होके वापस गई। अब जो यहाँ पे CO2 थी वो हमारी एयर में वापस मिली, और एयर में वापस मिलकर हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं ना, एकदम से सांस ली फिर हमने छोड़ी, तो वो कितनी फास्ट प्रोसेस होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो एयर के साथ ऑक्सीजन आई, यहाँ पे लंग्स में आई, लंग्स से ब्लड में मिली, और उसके साथ साथ दूसरा भी प्रोसेस हो रहा होता है कि CO2 भी वापस लंग्स में आ रही होती है, और वो बाहर एयर के साथ किसे छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं, जो हमारी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन। चलिए, तो अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उनमें डिफरेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन के तौर पे समझ लेते हैं हम कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कब होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कब होता है, जब विदाउट ऑक्सीजन के जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती और इसमें ऑक्सीजन होती है। और एरोबिक अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें हमारे पास जो एरोबिक का एंड प्रोडक्ट है। एरोबिक का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है हमारे पास SO2 SH SH2O SH2O। ठीक है, और जो एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो ध्यान रखना, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पे अल्कोहल और लैक्टिक एसिड निकलता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है। ठीक है, और एनारोबिक में एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी अमाउंट होता है, मतलब इसमें एनर्जी कम बनती है। और एरोबिक में कैसी एनर्जी बनती है, बहुत ज्यादा, मतलब कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये था हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ध्यान रखना, इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है उसे एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है वो एनारोबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे पास थर्ड आया है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बीइंग लाइक है, जो अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, नीड रेगुलर फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उनको रेगुलर फूड और ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए चाहिए, फंक्शन इज परफॉर्म बाय। अब जो ये फंक्शन है हमारे पास, ये जो फंक्शन है रेस्पिरेशन वाला, ये होता कैसे है, अब वो देखना है। तो अब हमने इसमें देखा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें क्या होगा, चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। अब जो ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे पास, इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन होता है, जो अब देखो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है हमारी बॉडी में, वो करता है हार्ट, जिसे पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से आते हैं, एक तो हार्ट आता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, और आर्टरीज और वेन्स आती हैं, नसें जो होती हैं, ब्लड वेसल इंक्लूड होते हैं जिसमें। ठीक है, और ब्लड और लिम्फ इंक्लूडेड होता है इसमें, ये सर्कुलेटरी मीडियम है। अब देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं बॉडी में। हम नहीं, मतलब बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, वो होता कैसे है, देखो करता कौन है उसे सर्कुलेट, या फिर उसमें पंप कौन करता है उस चीज को, हर्ट करता है। होता किसके थ्रू है, नसों में होता है वो, या आर्टरीज और वेन हो गई। ठीक है, होता अब ऑक्सीजन किस में मिलके वो ट्रांसपोर्ट होगी, उसका मीडियम क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, और ब्लड और लिम्फ के अंदर मिलके वो ट्रांसपोर्ट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन था। अब ट्रांसपोर्टेशन में हमने ये सारी चीजें देखी कि हमें ये पढ़नी है। अब हम इसको हर्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, इसके नाम। तो चलिए अब हम इसमें शुरू करते हैं, जो पंपिंग ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ना, जो हर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड को कैसे ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले देखो ब्लड के पास हम क्या देखेंगे इसमें, कि ब्लड के हमारे पास चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वाला ये रहा हमारा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर ये रहा। ठीक है, थर्ड फोर ऐसे चार चैम्बर होते हैं हमारे पास ह्यूमन हार्ट में। तो इसमें क्या होता है, देखो अपर बॉडी से, देखो यहाँ पे अपर बॉडी से क्या आएगा, ब्लड आएगा। अपर बॉडी से ब्लड आएगा, किसमें आएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वो कहाँ पे आता है ब्लड, उसमें राइट एट्रियम में। तो ध्यान रखना, राइट एट्रियम में कहाँ से आता है ब्लड, सुपीरियर वेना कावा से आएगा हमारे पास, जो अपर बॉडी में से आता है। ध्यान रखना ये चीज कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, अपर बॉडी में से। किस वाले नस के थ्रू आता है, या किस वाले वेना कावा के थ्रू आता है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है, राइट वेंट्री एट्रियम में, सॉरी। और दूसरा फिर हमारा एक होती है इंफीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा है। इसमें कहाँ से आता है ब्लड, इसमें आता है लोअर बॉडी से। अब ये दोनों कहाँ पे अटैच होते हैं, ये दोनों अटैच होते हैं हमारे राइट एट्रियम में। तो इन दोनों से, इससे और इससे ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। अब यहाँ पे ब्लड आने के बाद फिर वो यहाँ से कहाँ जाता है, वो जाता है इसमें राइट वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल। इसे क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, इसका नाम यहाँ लिखा है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ से ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ, किसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, यहाँ से होता हुआ, इस वोल्व से होता हुआ। ठीक है, पल्मोनरी वोल्व बोलते हैं इसे, जो ये लिखा हुआ है देखो, इसका नाम है पल्मोनरी वोल्व। पल्मोनरी वोल्व से होते हुए कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा टू लंग्स। कहाँ कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। इधर से भी कहाँ जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी टू राइट लंग। देखो यहाँ पे ये जो जा रहा है ना, ऐसे एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट वाले लंग में चला जाएगा, एक राइट वाले लंग में। तो दोनों दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, जो ब्लड है, ब्लड जो है हार्ट के पास कैसे आता है, तो हमने देखा पहले आता है वो लोअर बॉडी से, लोअर बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा में आता है, वहां से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। और अपर बॉडी से भी आता है, वहां से भी कहाँ जाता है, वो भी वो जाता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में ही जाता है। ठीक है, जो ये यहाँ पे बना हुआ है। फिर यहाँ से वो कहाँ जाता है, यहाँ से सेकंड स्टेप में कहाँ जाएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो फिर पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट लंग्स में जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी में से ब्लड आया उसके अंदर क्या आती है, CO2 आती है, CO2 को क्या करेगा, वो ब्लड में से एब्जॉर्ब करके लंग्स में क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, उसमें से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एक्सहेल कर देते हैं, जैसे हम एक्सहेल करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल करते हैं, ऐसे क्या कर देते हैं, उसे एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि हार्ट के पास जो ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, वो कैसे आता है और लंग्स में कैसे जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो लंग से पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है वो कैसे जाता है। तो अब सबसे पहले क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, फ्रॉम द लेफ्ट लंग, यहाँ पे देखो ये जो है फ्रॉम द लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग से क्या आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा यहाँ पे हमारे पास, किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया यहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो कहाँ पहुंचता है, यहाँ से वो जाता है एरोटा के थ्रू, किस में जाएगा, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में, एरोटा के थ्रू देखो यहाँ से होते 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 कहाँ पे जाता है, वो पूरी बॉडी में आता है, एरोटा, इस वाली क्या बोलते हैं इसको, इस वाली एक नस को क्या बोलते हैं, एक तरीके से एरोटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, बॉडी में चला जाता है। और देखो फ्रॉम द राइट लंग्स, अब राइट लंग से देखो, जैसे यहाँ पे लेफ्ट लंग से आया तो राइट लंग से भी तो आता है, राइट लंग से यहाँ पे आता है, यहाँ से होते होते कहाँ पे पहुंचता है, वो भी कहाँ पहुंच जाता है, यहीं पे पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे सारा इकट्ठा होने के बाद वो किस एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था हमारे पास ह्यूमन हार्ट, इसके पार्ट के नाम और उसका पार्ट कैसे वर्क करता है वो चीज हमने देखा। और ये ध्यान रखना, ये क्रॉस में वर्क करता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्रॉस में वर्क करता है, जब ये वर्क कर रहा है तो इसके साथ ये वाला वर्क कर रहा होगा, और जब ये वाला वर्क कर रहा होगा तो इसके साथ कौन सा वर्क कर रहा होगा, ये वाला चैम्बर वर्क कर रहा होगा। तो क्रॉस में वर्क करते हैं, इस वाले चैम्बर के साथ ये वाला चैम्बर वर्क करता है, इस वाले चैम्बर के साथ ये वाला चैम्बर वर्क करता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है और इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, कि भाई जो जो क्या बोलते हैं, CO2 वाला ब्लड है, वो ब्लड के क्या हार्ट में आता है, वो हमारे पास कैसे आता है, वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है, फिर वो राइट एट्रियम में आएगा, सुपीरियर वेना कावा से भी कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, वहां से फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, वो पहुंच जाएगा लंग्स के पास, राइट और लेफ्ट लंग्स के पास पहुंच जाएगा। फिर जो लंग्स के पास से जो CO2 वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ आता है, वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहाँ से आने के बाद क्या करता है, यहाँ से होते होते वो पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इसका नाम हो गया डायग्राम, इसके नाम याद रखने हैं। बाकी इसका मैकेनिज्म एक सिस्टमेटिक डायग्राम में भी समझेंगे, क्योंकि इस वाले डायग्राम में अच्छे से समझ में नहीं आता कि ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म है, हार्ट का जो मैकेनिज्म है, एक तरीके से काम कैसे होता है, जो तुम्हें पेपर में बना के बताना पड़ सकता है, वो किस तरीके से होता है, वो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक, चलिए अब हम हार्ट का मैकेनिज्म समझते हैं। हार्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, देखो अभी हमने हार्ट के नाम पढ़े, हार्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चैम्बर होते हैं, वो सारी चीज हमने इसमें देखी। अब वो हार्ट, उसका वर्क भी देखा थोड़ा सा कैसे होता है, और उसका एक मैकेनिज्म, एक सिस्टमेटिक डायग्राम से समझते हैं वो मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है हार्ट। देखो हार्ट क्या करेगा, हमारी लोअर बॉडी और अपर बॉडी से क्या करता है, डी ऑक्सीजन ब्लड को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कहने का पंप करता है। कि देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अपर बॉडी से यहाँ से आएगा, लोअर बॉडी से यहाँ से, तो डी ऑक्सीजन ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है हार्ट के पास आता है। यहाँ से आने के बाद क्या करता है, राइट एट्रियम से वो होते हुए, राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो कहाँ पे पहुंच जाता है, लंग्स के पास। देखो यहाँ से जा रहा है ना लंग्स, पल्मोनरी की आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, वो दोनों तरफ से जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, राइट और लेफ्ट लंग्स में जा रहा है ना, डी ऑक्सीजन ब्लड जो जा रहा है हमारे पास। फिर लंग्स में क्या होता है, वो प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होने के बाद वो वापस हार्ट के पास जाता है, वापस हार्ट के पास जाएगा वो हमारे पल्मोनरी वेन के साथ। देखो लेफ्ट वाले हमारे और राइट वाले दोनों ही लंग्स के पास से क्या जाता है, वो दोनों ही क्या करते हैं, यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी, दोनों तरफ से क्या जाता है, वो हार्ट के पास जाएगा। हार्ट के पास जब जाता है तो वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से होने का तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, वो बॉडी ऑर्गन में, सारे बॉडी ऑर्गन में क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसे हार्ट हमारा वर्क करता है ये। अब एक चीज हमें इसमें याद रखनी है कि जो हर्ट का साउंड होता है ना, नोट करने वाली चीजें जो है, जो हर्ट का साउंड होता है वो धक धक नहीं होता, वो होता है लब डब। क्या होता है, लब और डब, DUB डब, लब डब साउंड होता है इसका हर्ट का जो होता है। और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, एक तो हमारा ये हो गया नोट करने वाली चीजें, दूसरी जो अब देखो हर्ट की बात हो रही है, हर्ट हर्ट पंप करता है चीजों को, तो पंप करता है तो अब उसमें क्या बताएंगे, हमें ये बताना चाहिए जो पंप है उसका जो प्रेशर है वो कैसे कैसे मेजर करा जाता है। वो मेजर कैसे करते हैं, वो करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से। किससे करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। बीपी चेक करने की मशीन कौन सी है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ध्यान रखना है, MI है, ध्यान रखना है। और तीसरी चीज क्या है जो इसमें नोट करनी है, हमें याद रखनी है कि जो नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 80 mm ऑफ HG, मतलब कि मरकरी। 80 से लेके कहाँ तक होता है, वो होता है हमारा 120 mm ऑफ HG तक, mm ऑफ HG तक।
तो ये ध्यान रखना है हमारा। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 80 से 120 mmHg तक होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे पास नोट करने वाली, ये हमें तुम्हें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब देखो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास इसमें लिम्फ। मैंने बताया था ना, अभी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो पहले हमने वो पढ़ लिया, हमने क्या बोलते हैं, लंग्स, लंग्स भी पढ़ लिए उसके अंदर, और हार्ट कैसे डिफ्यूजन ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब इसमें आता है हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इसमें लिम्फ। लिम्फ क्या है, एक येलोइश फ्लूइड है, ये एक येलोइश फ्लूइड है विच एस्केप फ्रॉम कैपिलरीज, जो निकलता कहाँ से है, कैपिलरी से, जो छोटी छोटी नसें होती है ना, जो छोटी छोटी नसें होती है पतली पतली, वहां से, एंड फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ये टिश्यू से कहाँ पे फ्लो होता है, हार्ट के पास फ्लो होता है, तो ध्यान रखना है। तो लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट, तो ये दोबारा रिपीट हो गई है यहाँ पे लाइन, ये वाली जो है। तो इसमें तुम्हें क्या रखना है, लिम्फ क्या है नोट कर, ये इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी कई बार पूछ लिया जाता है। तो लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड है जो कहाँ से निकलता है, कैपिलरीज से निकलता है, और वो फ्लो होता है टिश्यू से हार्ट तक। ठीक है, तो लिम्फ तो ये हो गया, बहुत ईजी था। तो चलिए अब इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स हमारे पास दो होती हैं, एक आर्टरीज होती है, एक वेन होती है। आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं, वेन को हम कलेक्टिंग वेसल्स भी बोलते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इनका काम क्या होता है, जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड को क्या बोलते हैं, कहाँ लेके जाती है, पूरी बॉडी में। अब हार्ट से जो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा था वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हार्ट से कहाँ लेके जाती है, पूरी बॉडी के पास। ठीक है, इनका काम ये होता है। और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी से कहाँ लेके आती हैं, हार्ट के पास लेके आती हैं। इसमें हमें ये याद रखना है। तो इन दोनों का काम तो ये हो गया हमारे पास, इसीलिए इन्हें कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं, वेन्स को। अब जो आर्टरीज होती हैं वो थिक और इलास्टिक, मतलब कि थिक होंगी और इलास्टिक मतलब लचीली होंगी। और जो वेन होंगी, वेन्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास क्या बोलते, थिन और लेस इलास्टिक एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो ये लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, अब हमारे पास देखो ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया ह्यूमंस में कैसे होता है। ह्यूमंस में जो होता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और ब्लड के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, कैसे होती है, कौन सा ऑर्गन करता है, किसके थ्रू होती है, ठीक है, उनका मीडियम कौन सा होता है, ये चीज हमने देख ली। तो अब देखो पूरा एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ तुम्हें। हमने रोज ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा, हार्ट होता है, हार्ट का वर्क क्या होता है, वो ब्लड को पंप करता है, वो लंग्स के पास पहुंचाता है और पूरी बॉडी के पास पहुंचाता है, इसका उसका ये काम हो गया। उसके पार्ट पढ़े हमने, उसके नाम पढ़े हमने। ठीक है, फिर हमने उसका क्या पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा कि ब्लड जो अपना काम है क्या बोलते हैं, हार्ट अपना काम कैसे करता है। ठीक है, कैसे वो पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक, फिर हमने लिम्फ देखा, लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड है जो कैपिलरी से निकलने वाला है। फिर हमने देखी ब्लड वेसल्स। अब देखो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है, अब वो किसके थ्रू हो रही है, वो हो रही है ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड इनका क्या हुआ, मीडियम हुआ जिसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ब्लड के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड फ्लो किन चीजों में होता है, वो आर्टरीज में और वेन्स में होता है, वो चीज हमने पढ़ी। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो अब इसमें हमारे पास प्लांट में कौन करता है ट्रांसपोर्ट, प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, ठीक है, और एक फ्लोएम होता है। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज करते हैं, सेम करते हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वो जड़ से, देखो जड़ वाले पार्ट से क्या करता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट होता है ना, उसमें क्या करता है, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, ये ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट पे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ध्यान रखना है, ये ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट पे फूड को ट्रांसफर करता है। और ग्रीन पार्ट से क्यों करता है, क्योंकि फूड जो है उसमें हमारे पास वो कहाँ बनता है, वो ग्रीन पार्ट में बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, और जो जाइलम है, नो एनर्जी यूज। अब जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कुछ एनर्जी यूज होती है, नहीं होती उसमें एनर्जी यूज। पर जो फ्लोएम है उसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में उसमें एनर्जी क्या हो रही होती है, यूज हो रही होती है। नोटिस में ध्यान रखना है। अब देखो जो मैंने बताया ना, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में वो फूड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सीडेशन, ये लास्ट है हमारे पास लाइफ प्रोसेस का पार्ट जो है। तो एक्सीडेशन होता क्या है, एक्सीडेशन क्या है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, वो बहुत सारे तरीके के वेस्ट को क्या करती है, जनरेट करती है, मतलब बनाती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है नाइट्रोजन वेस्ट होता है, विच, और नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है हमारे पास हार्मफुल है, विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, हिंस नीडेड टू रिमूव, इसलिए उसे क्या है, जरूरत है उसे निकालने की। अब जो जो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या क्या एक्सीडेट करा जाता है वो चीज हम देखेंगे। तो कौन कौन से मटेरियल है इसमें देखो। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, जैसे यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गया, या फिर यूरिन हो गई, ये हो गया हमारे पास एक तो। या फिर एक्सेस ऑफ H2O, मतलब पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो किस फॉर्म में निकलती है, स्वेट और यूरिन की फॉर्म में निकलती है। ठीक है, या फिर हमारे पास सोल्ट और गैस है जो क्या होता है, रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से। ठीक, तो
अब ये होता कैसे है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इनको रिमूव करता है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है, किडनी सिस्टम होता है, ये वाला जो होता है, ठीक है, इसे एक्सीलरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास हमारी बॉडी में क्या होती है, दो किडनी होती है, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। इसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने कहाँ बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, ठीक है। ये हर एक, ये जो नेफ्रॉन है ये रिज्यूम करा हुआ है, तो हर एक किडनी में अप्रोक्स 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर एक किडनी में अप्रोक्स 2.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो इस इन दोनों किडनी में क्या होता है कि नेफ्रॉन होते हैं, मशीन एक तरीके से मशीन समझ लो, जो फिल्ट्रेशन मशीन है, जो क्या करती है, प्यूरिफाई कर रही होती है लिक्विड को, ठीक है। तो दोनों किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब देखो इनके पार्ट के नाम याद रखने हैं। इस वाले पार्ट को हम इंटीरियर वेना कावा बोलते हैं। ये वाली हमारी राइट किडनी होती है, ये लेफ्ट किडनी होती है। इनके ऊपर एक ग्लैंड होती है, जो ये बना रखी है ना ब्लैक ब्लैक, ये ग्लैंड होती है यहाँ पे, जिसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। और ये इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका याद रखना है कि एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ये हमारे पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, एक तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने के लिए हमारे को क्या प्रिपेयर करती है, हमारी बॉडी को, या फिर डेंजरस सिचुएशन जो होती है उसको हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रिपेयर करती है। इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कि ये इन दोनों चीजों से क्या करती है, बचने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, कंट्रोल रखती है हमारी बॉडी को जब ऐसी सिचुएशन आती है तो, ठीक। फिर हमारे पास क्या होता है, ये एरोटा होता है। इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं, हम एरोटा बोलते हैं। एक तरह मैं पाइप बोल रहा हूँ, पर इसका नाम एरोटा है, ठीक है। अब जब यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेशन देखेंगे हमारे पास कैसे होता है यहाँ पे, पहले हम इसके पार्ट के नाम देख लेते, समझ लेते और इसमें क्या होता है। तो किडनी में तो देखो फिल्ट्रेशन होगा। तो अब फिल्ट्रेशन जब होता है यहाँ पे हमारे पास, इसका काम क्या होता है, यहाँ से होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ये चीजें बनी हुई हैं, ये वाली, इसे यूरेट्रा बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यहाँ से किडनी में से जो वेस्ट है, वेस्ट लिक्विड है, उसको क्या करता है, वो यहाँ पे लेके आता है ब्लेडर में, जिसको यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। यहाँ ब्लेडर में लेके आता है। ब्लेडर में यहाँ पे यूरेथ्रा की एक यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है जितना भी वो होता है ना लिक्विड यूरिन, जो है स्टोर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद फिर टाइम टू टाइम क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या होता है, पेनिस के थ्रू वो रिलीज होता रहता है, ठीक। तो ये तो हमारे पास पार्ट हो गए एक्सक्रीटरी सिस्टम के, कि वो कौन सा पार्ट में क्या काम होता है, ठीक है। ये हमने सारे नाम देख लिए उसके। अब देखते हैं जो इनके अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं, जो फिल्टर कर रही हैं, वो अपना वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो जो किडनी की मशीनें होती हैं वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। तो अब नेफ्रॉन को समझते हैं हम। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, जब हमारा ब्लड ब्लड जो है, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास, वो जब हमारे पास किडनी में आता है, तो किडनी में कहाँ पे आता है सबसे पहले, वो रेनल आर्टरी से। देखो ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी से क्या होता है, यहाँ पे जाता है, इसमें बोमेंस कैप्सूल में, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये याद रखना है, जो ये वाला पार्ट है ना पूरा, ये वाला, इस वाले पार्ट को पूरे को क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल। तो अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना ग्लोमरुल्स होते हैं, ग्लोमरुल्स, यहाँ पे मशीनें होती है ग्लोमरुल, जो क्या करती है, फिल्टर का काम करती है, जो उस ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट होता है ना, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेलन लूप। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलन लूप। यहाँ पे आता है वेस्ट होता होता। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से जब फिल्टर हो रही होती है, तो फिल्टर होते समय क्या होता है कि वेस्ट के साथ साथ कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं आगे की तरफ चले जाते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास ये नसें होती हैं, जो बाहर ये रेड वाली लगी हुई है ना, ये क्या होती हैं, ये जो नसें दिख रही हैं इसके ऊपर, ये नसें होती हैं जो क्या करती हैं, एक तरीके से इनको रीअब्सॉर्ब का काम करती है। जो न्यूट्रिशन जो चला जाता है फिल्टर होने के बाद, जो यहाँ पे आगे की तरफ पहुंच जाता है, उसको यहाँ से रीअब्सॉर्ब करके वापस यहाँ पे कहाँ भेज देती है, हमारे पास ब्लड वेसल में भेज देती है, ठीक है। तो हमें इसमें ये याद रखना है। अब देखो, अब हमारे पास इसमें क्या हुआ, हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ब्लड आया, ब्लड को यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद कुछ न्यूट्रिशन वाली चीजें भी हैं जो आगे वेस्ट के साथ हमारे पास आगे हो गई, उसको यहाँ पे क्या कराया, रीअब्सॉर्ब करा गया, रीअब्सॉर्ब करके वापस उसे भेजा गया ब्लड को, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में से। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे वो वेस्ट आता है, वेस्ट यहाँ से होता हुआ ये कहाँ पहुंचता है, मेन डक्ट में। ये वाली जो डक्ट है ना, ये पूरी जो डक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं मेन डक्ट। यहाँ आता है मेन डक्ट के पास, मेन डक्ट से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाता है, इसके पास जाता है, यूरेटर के पास। मेन डक्ट इससे कनेक्ट होती है, वो यूरेटर के पास आता है, फिर यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आ जाता है वेस्ट हमारा जो होता है। तो ये इसे कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसे कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं और मेन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमें इसमें क्या है, याद रखनी है। देखो इसमें कौन कौन से नाम याद रखने हैं हमारे, एक तो एक हो गया हमारे पास एफेरेंट, ठीक है, ई फेरेंट हो गया हमारे पास, और एक होता है ए फेरेंट। अब ई फेरेंट और ए फेरेंट का काम क्या होता है, अगर ए फेरेंट का काम ये होता है कि जो ब्लड है इसके अंदर आ रहा है, वो तो ई फेरेंट बोलते हैं हम उसे। जो इसमें से वापस निकल के जा रहा है, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ई फेरेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर ग्लोमरुल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं नेफ्रॉन में। अब वहां से वेस्ट जो आगे की तरफ पूरा ट्रांसफर होता है, इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमें इसको याद नहीं रखना, ना ही इसको याद रखना है हमें, जो मैंने बॉक्स बनाया ना, वो नाम याद रखना है हमें। और रेनल आर्टरी भी याद रखनी है, ये क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और रेनल वेन कैरी करती है ऑक्सीजन डेवलप्ड ब्लड, ठीक है।
तो जो वापस रीअब्जॉर्ब कराया उसको कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे होते हुए वेस्ट यहाँ पे पहुंचता है, फिर वेस्ट यहाँ से मेन डक्ट से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, यूरेटर में, इसमें आ जाता है यूरेटर में। ये जो ऐसे आ रहे हैं ना पाइप से, इनमें आ जाता है, यहाँ से होके फिर हमारे यूरिनरी ब्लडर में, यहाँ से ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज ध्यान रखनी है। ये हेलन लूप भी याद रखना है। हेलन लूप में क्या होता है, यहाँ से जब वेस्ट आता है तो यहाँ इकट्ठा होता है, तो यहीं से ही क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होकर वापस वो जो काम की चीजें होती हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सीलेटरी सिस्टम। अब इसमें नोट रखने वाली चीज, ध्यान रखने वाली चीजें कौन सी हैं, तो ब्लेडर इज कंट्रोल्ड अंडर नर्व सिस्टम। जो ब्लेडर है, ये वाला जो ब्लेडर है, अब हमें कैसे पता लगता है कि हमें टॉयलेट जाना है, तो वो हमारा कौन सा नर्व सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, उसे पता होता है कि जब ये फुल हो गया तो हमारा सिग्नल पहुंचेंगे हमारे ब्रेन के पास, और वो फिर टॉयलेट जाने का एक सिग्नल मिलेगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये भी ध्यान रखना, डेली 180 लीटर फिल्टर होता है। ठीक है, अब इसमें आउट ऑफ 2 लीटर ओनली। तो अब हमें नोट रखने वाली चीजें कौन सी है, नोट जो याद रखने वाली चीज है वो देखो। अब सबसे पहले हमें इसमें याद क्या रखना है, जो ब्लेडर है इस कंट्रोल अंडर नर्व सिस्टम। जो ब्लेडर है उसको कौन कंट्रोल करता है कि भाई ये फुल हो गया या फिर कब टॉयलेट जाना है कब नहीं, कैसे पता लगता है, वो हमारा नर्व सिस्टम से कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें इसमें क्या याद रखनी है, डेली 180 लीटर जो है फिल्टर होता है, 180 लीटर के अप्रोक्स में फिल्टर होता है हमारी बॉडी किडनी में, पर उसमें से रिमूव सिर्फ कितना होता है, सिर्फ ओनली 2 लीटर। अब देखो 180 लीटर को तो फिल्टर कर रही है हमारी किडनी, पर रिमूव कितना हो रहा है, 2 लीटर वेस्ट को ही रिमूव कर रही है ओनली। वन किडनी हैव, अब ये हमने देखा ही था। नेक्स्ट में हमारे पास क्या, वन किडनी हैव अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी के पास लगभग लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास, 2.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास सारा चैप्टर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने पूरी तरीके से देखा है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अब इसमें लास्ट हमारे पास क्या बचा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बचा है, कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है। अभी हमने देखा भी था कैसे बनता है, तो अब एक बार इसको स्टेप वाइज थ्योरी टाइप में एक बार पढ़ लेते हैं। तो ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, हर एक यूनिट जो किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट को कंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अभी हमने पढ़ा था नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन क्या करता है, मेड अप ऑफ क्लस्टर, वो किससे मिलकर बना है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, वो क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, वो कैपिलरी से मिलकर बना हुआ है बहुत सारी, जो हमने बोमेंस कैप्सूल में देखी थी, ऐसे ऐसे राउंड 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 हो रहा था उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमरुल्स बोलते हैं, विच एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर में वो होता है जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने अभी देखा था। द यूरिनरी आर्टरी ड्रिंक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यूरिनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रिंक करती है इन द किडनी में अलोंग विद द नाइट्रोजेनियस। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, ड्रिंक करेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजेनस वेस्ट भी होगा। फिर द ब्लड गेट फिल्टर्ड, ब्लड वहां पे क्या होगा, ब्लड को फिल्टर होगा, किसके थ्रू, ग्लोमरुल्स के थ्रू क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा। ध्यान रखने वाली चीज है, ग्लोमरुल्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। फिर जो फिल्ट्रेट जो होता है, दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द टेबुलर पार्ट ऑफ द गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। अब जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या वापस उसे भेजा जाता है, और टेबुलर पार्ट में उसको क्या करा जाता है, आगे जब ट्रांसफर करते हैं वहां पे सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब भी करा जाता है, जो काम की चीजें होती है, मैंने बताया था ना, रीअब्सॉर्प्शन भी होता है इसमें, छोटी छोटी नसें जो है वो रीअब्सॉर्ब करती हैं। फिर वहां से द यूरिन नाउ फ्लोइंग इन द टेबुलर पार्ट विच गेट्स कलेक्टिंग इन द मेन डक्ट। अब जो यूरिन है वो कहाँ किसके थ्रू ट्रांसफर करा जाता है, यूरेथ्रा में, वो हमारे पास ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, मेन डक्ट के थ्रू, जो अभी हमने पीछे देखा था। तो इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया एक थ्योरी टाइप में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, लाइफ प्रोसेस जो है। अब कुछ भी ना समझ में आए तो एक बार बता देना, तो वो दोबारा से कर लेंगे उसको रिवाइज एक बार।